सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इससे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं दर नियम क्या होती है। उस दर नियम में आपने अवकलित दर नियम के बारे में बात की थी। आज हम समाकलित दर नियम के बारे में बात करेंगे और अवकलित दर नियम से समाकलित दर नियम क्यों बनाई जाती है इसका कारण मैं बता भी चुका हूं। मैं एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर देता हूं उस बात को। मान लो हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप इस रिएक्शन के लिए दर की बात करोगे तो ये जो दर है वो किसके समानुपाती होगी? ये दर नियम कहता है कि वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर के समानुपाती होगी और ये पावर कुछ भी आ सकती है। ये जो दर नियम लिखा जाता है इसे हम दर नियम बोलते हैं। ये जो दर नियम लिखा जाता है ये दर नियम प्रयोगों से लिखा जाएगा। ये रेट लो होगा प्रायोगिक, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली होगा ये। अब यहां ये जो दर होती है ये दर है अवकलित दर, जिसे हम अवकलित दर कहते हैं। अवकलित दर का मतलब कौन सी दर है? ये है तात्क्षणिक दर। ये तात्क्षणिक दर है, इंस्टेंटेनियस रेट है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? रिएक्टेंट के रेफरेंस में माइनस डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के एंड आर की पावर एक्स। ये थी, ये बातें हमारी हो चुकी है कि दर नियम जो दर है ये अवकलित दर है। इसलिए इस दर नियम को, यहाँ जो दर नियम हमारे पास है जिसमें ये दर और सांद्रता के बीच के संबंध को बताया गया है, ये दर नियम अवकलित दर नियम कहलाता है। ये अवकलित दर नियम है, ठीक है। अब इस अवकलित दर नियम में अगर मुझे इस तात्क्षणिक दर का निर्धारण करना है किसी भी क्रिया के लिए तो इसका एक तरीका आपको बताया हुआ है। इसका तरीका है कि आप एक ग्राफ प्लॉट करें। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें? कंसंट्रेशन, चाहे से वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक कर्व प्लॉट करेंगे। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेता हूं तो ये जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें मुझे किसी भी टाइम के किसी भी एक क्षण पर जब वे उसकी तात्क्षणिक वेग की आवश्यकता होगी तो यहाँ पर एक हमें स्पर्श रेखा खींचनी होगी और इस स्पर्श रेखा क्या निकालना पड़ेगा? ढाल निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है ये काम थोड़ा सा टफ है। इसमें कर्व प्लॉट करना, कर्व में फिर टेंजेंट लेना, स्पर्श रेखा खींचना, उसकी ढाल कैलकुलेट करना, तो ये थोड़ा सा टफ टास्क है जिससे हम तात्क्षणिक दर निकालेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए इस काम को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। इसी तात्क्षणिक दर को निकालने के लिए ये मेथड काम में लेने के बजाय इस तात्क्षणिक दर को हम इन दोनों को गुणा करके भी निकाल सकते हैं। के को कंसंट्रेशन की पावर से गुणा करके। अब यहां हम इस मेथड से इसको निकालें। किसी भी क्षण की दर को निकालने के लिए उस क्षण की हमें सांद्रता दी हुई हो, ये हमें गिवन होगी, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये हमें ऑलरेडी पता होती है। ये जो पावर है ये ऑर्डर ही तो है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये हमें पहले से पता है। कंसंट्रेशन हमें दे दी जाए, किसी क्षण की सांद्रता हमें पता हो, तो ऐसी कंडीशन में हम तात्क्षणिक दर निकाल सकते हैं अगर हमें क्या पता हो? के, और के यहाँ दर नियतांक। तो ये के कैलकुलेट करने के लिए इस अवकलित दर नियम का हमें क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन करने से समाकलित दर नियम आने वाली है। तो कहानी कहाँ आकर के क्लियर हुई है कि तात्क्षणिक दर निर्धारण का एक तरीका था ग्राफीय विधि, जिसमें सांद्रता और समय के मध्य का ग्राफ आलेखित करते थे। दूसरा तरीका हुआ अवकलित दर नियम से भी आप तात्क्षणिक वेग निकाल सकते हो। के को कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन से। तो पहले आपको क्या निकालना आना चाहिए? पहले आप के कैलकुलेट करना सीखे, और के कैलकुलेट करने के लिए इस अवकलित दर नियम का क्या करना पड़ेगा? समाकलन। समाकलन करते समय इसकी पावर का बहुत बड़ा रोल होगा। इसकी पावर चेंज करते ही समाकलन का जो तरीका है वो बदल जाएगा। इसलिए अलग अलग पावर के लिए समाकलन के जो तरीके हैं वो अलग अलग होने वाले हैं। तो हम 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर पावर 0 हो तो फिर समाकलन कैसे करेंगे, और अगर पावर 0 है तो इसे हम कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं पहले किसकी? शून्य कोटि अभिक्रिया की, ठीक है।
तो सबसे पहले हम प्रारंभ करने वाले हैं वो है शून्य कोटि, जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए शून्य कोटि अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम, और उसके लिए हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बड़ा आसान सा काम अभी सीख लेते हैं। इसके लिए वही एक काल्पनिक अभिक्रिया हम ले लेते हैं, एक काल्पनिक अभिक्रिया, और वह अभिक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। इस रिएक्शन के लिए मैं T = 0 पर जो रिएक्टेंट ले रहा हूं शुरू में, रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए शुरू में कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो क्या रिएक्टेंट ले लेते हैं हम, ये जो रिएक्टेंट ले लेते हैं इसको मैं क्या मान लेता हूं, R0। ओके, और शुरू में हम कोई प्रोडक्ट लेते नहीं, रिएक्शन को होते हुए T टाइम हो गया, तो फिर क्या होगा, T समय पर आप जब ये रिएक्टेंट देखोगे तो ये जितना था उससे कम मिलेगा, और अब कितना मिलेगा वो RT मान लेता हूं। इसका कुछ पार्ट इधर आ गया, तो यहां प्रोडक्ट हो गया R0 - RT। शुरू में आपने जो छोड़ा था वो, और अब आपको मिला वो, तो उसका जो अंतर आएगा वो इधर आ गया, तो प्रोडक्ट R0 - RT हो गया। मान लो ये जो रिएक्शन ये शून्य कोटि बलगतिकी का अनुसरण करती हो, तो शून्य कोटि की परिभाषा से, शून्य कोटि की परिभाषा क्या है बता सकते हो? शून्य कोटि की परिभाषा ये है, अगर एग्जाम में आता है कि शून्य कोटि की परिभाषा लिखी है तो हम लिख सकते हैं शून्य कोटि की परिभाषा से, परिभाषा यह है कि किसी भी अभिक्रिया की जो दर है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर, रिएक्शन है उस रिएक्शन की दर समानुपाती है, किसके समानुपाती है, क्रियाकारक की सांद्रता की शून्य घातांक के समानुपाती है। ये शून्य कोटि की जो परिभाषा है वहां से लिखा है मैंने, अब साथ में नोट्स में लिखते भी जाए। शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर क्रियाकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होती है, वो शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं इसको और आगे क्या लिख सकता हूँ, अभिक्रिया की जो दर है उस अभिक्रिया की दर को मैं क्रियाकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता के पदों में लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -dR/dt, अगर मैं ये क्रियाकारक के पदों में लिख रहा हूँ, और अगर मैं उत्पाद के पदों में लिख रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, +dP/dt। ओके, तो ये तब अभिक्रिया की दर को लिख दिया मैंने। समानुपाती चिन्ह घटाओगे तो बराबर का चिन्ह अगर आप लगाते हो तो आपको यार इस साइड में क्या लगाना पड़ेगा, एक नियतांक लगाना पड़ेगा। ये नियतांक मैंने K लगा दिया, और कंसंट्रेशन जो थी R उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। समझ में आ गई ये कहानी। अब आपको जिस क्षण की सांद्रता पता हो क्रियाकारक की, उस क्षण का आप वेग निकाल सकते हो। ये पूरा जो टर्म है ये पूरा वेग को बता रहा है। तो जिस समय जिस क्षण की रिएक्शन चल रही थी, जिस क्षण की सांद्रता पता हो वो सांद्रता वहां रख दो, उस क्षण का वेग आपको मिल जाएगा। अब मान लो मैं T टाइम पर क्या वेलोसिटी है ये कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो T टाइम पर R की कंसंट्रेशन है RT, जिसे हम R ही लिख देते हैं मान लो। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा क्या लिख सकता हूं, ये लिखी जा सकती है -dR/dt। मैं क्रियाकारक के पदों में ही लिख रहा हूं केवल वेग को, उत्पाद के पदों में नहीं लिख रहा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं K/R⁴। ओके, केवल क्रियाकारक के पदों में लिख रहा हूं। जब इसकी सांद्रता घट करके R रह जाएगी उस टाइम का ये वेग हमें पता होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो इसको अगर आप 0 लिख सकते हो तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा -dR/dt = K। समझ में आ गई ये कहानी। यह से बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम निकालेंगे। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि किसी भी शून्य कोटि अभिक्रिया में से, शून्य कोटि अभिक्रिया में उस अभिक्रिया की दर और दर नियतांक एक जैसे होते हैं। क्लियर हो गई ये कहानी। शून्य कोटि अभिक्रिया में जीरो डायरेक्शन होनी चाहिए, में अभिक्रिया की दर, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं जब हम दर नियतांक पढ़ रहे थे, में अभिक्रिया की दर व दर नियतांक का मान, दर नियतांक का मान
एक समान होता है, दोनों की वैल्यू एक है। अगर आपको दर पता है तो वही दर नियतांक हो जाएगा, और अगर दर नियतांक पता है तो वही दर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी शून्य कोटि क्रिया के लिए आप देखेंगे तो दर नियतांक और दर दोनों बिल्कुल सेम आते हैं। अब दर नियतांक का मान जैसे जैसे अभिक्रिया चलती जाएगी, कोई भी रिएक्शन आपने ली, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ये रिएक्शन आपने ली, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, तो समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन होगी, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी थी, इसकी रेट चेंज नहीं होगी, लेकिन रेट कम नहीं होगी, क्योंकि शून्य कोटि वो है जिसकी रेट जो होती है, किस स्पीड से वो रिएक्शन चल रही है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होती। रिएक्टेंट भले ही कम हो जाओ, लेकिन इस रिएक्शन की रेट चेंज नहीं होनी चाहिए। कितना ही रिएक्टेंट ले लो और उस अभिक्रिया को करवाते रहो, आप करवाते रहोगे तो रिएक्टेंट भले ही कम हो जाएगा, रेट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब शून्य कोटि अभिक्रियाओं में एक बार जो रेट आ जाती है वो रेट फिक्स हो जाती है, और वही रेट कांस्टेंट होता है। तो अगर यहाँ पर रेट में और टाइम के साथ जैसे जैसे आप देखोगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर एक कर्व प्लॉट करना चाहो तो कर्व भी प्लॉट कर सकते हो। कैसे? मैं यहाँ पर कर्व प्लॉट करता हूँ, एक साइड में मैं ले लेता हूँ रेट को, एक साइड में मैं दर ले लेता हूँ, और एक साइड में मैं क्या ले लेता हूँ, टाइम। कहानी यही समझ रहे? तो देखिए जैसे आप अभिक्रिया चालू करोगे, अभिक्रिया चालू होती है, रिएक्टेंट कम होंगे, लेकिन हमने यहाँ कंसंट्रेशन तो कहीं ली नहीं, तो रिएक्टेंट कम हो जाएगी, लेकिन रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। रेट तो शुरू में जो थी ना t बराबर 0 पर, हर टाइम वो की वही रहने वाली है, तो रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सॉरी, ये जो रेट आ रही है ये रेट कांस्टेंट आने वाली है, यहाँ जो रेट आएगी वो कांस्टेंट आएगी, इसका ध्यान रखना है। वो एक बार जो आ गई है वो फिर चेंज नहीं होनी है, ठीक है। तो मैं इस कर्व को ऐसे बना देता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, इस टाइम वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन आने वाला है ये कर्व, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, के की। तो देखो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर आप के निकालना चाहते हो, दर नियतांक निकालना चाहते हो, तो दर नियतांक किसके बराबर है, वो अभिक्रिया की दर के ही बराबर है। तो अगर दर निकालने का सूत्र पता हो तो वही दर नियतांक का है, और दर निकालने का सूत्र आपको पता है, औसत दर वाला लगा दो यहाँ पर। दर निकालने का फॉर्मूला आपके पास था, वो था सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। तो जब आप इसका समाकलन करके के निकालने का, समाकलन से के निकालने का सूत्र आ जाता हमारे पास, वो सूत्र देखोगे तो आप ये महसूस करोगे वहां पे कि वास्तव में ये दर निकालने के सूत्र से ही के का जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल रही है। तो मैं इसको प्रूव कर देता हूं, आप आगे बढ़े। आप इस समीकरण का, इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है ना, साथ में लिखते भी जाए, प्रॉपर नोट्स भी आप बनाते जाए। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर समीकरण 1 का समाकलन करेंगे। क्यों करेंगे जी? इसका समाकलन हम इसलिए करेंगे ताकि हमें के का मान मिले, के बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो यहाँ हम समाकलन करना स्टार्ट करते हैं। आप इसकी समाकलन करोगे तो हम क्या करते हैं, dt को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, के और dt, के कांस्टेंट है उसका समाकलन होगा नहीं, dt का समाकलन हो जाएगा। माइनस dx का जो समाकलन है आप जानते ही हो, माइनस dx का जो समाकलन होगा वो समाकलन किया जाएगा। तो मैं यहाँ देखो ये तो हो गया dt का t और dx का x, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर इसका जो समाकलन आ गया वो आ गया माइनस r, इसका समाकलन आ गया माइनस r, और एक समाकलन नियतांक हमारे जो लग गया वो c है। c क्या चीज है यहाँ पर, c यहाँ पर समाकलन नियतांक है, ये समाकलन नियतांक हो गया, ओके। अब इस c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, इस c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए माना जब t 0 हो, शुरू की बात करें हम, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ऐसे कंडीशन में कंसंट्रेशन को मैं क्या लिख दूंगा, कंसंट्रेशन जो होगी वो होगी r0। ये तो t टाइम की कंसंट्रेशन, ये जो है यहाँ पर वो r t टाइम की कंसंट्रेशन। हमें कौन सी चाहिए,
तो t जीरो देगा तो शुरू वाली कंसंट्रेशन को तो आपने R0 लिखा है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर RT की जगह क्या हो जाएगा, ये R0 हो जाएगा। R0 इज इक्वल टू K इंटू 0 प्लस C हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे इसको, माइनस R0 इज इक्वल टू C। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस R0 आ गई है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट करोगे तो क्या होने वाला है, देख लीजिए आप। यहां से ये हो जाएगा माइनस RT टाइम पर जो था वो इज इक्वल टू KT इंटू माइनस R0। इस वैल्यू को यहाँ हम अगर रिप्लेस करते हैं तो KT इज इक्वल टू क्या होना है, KT इज इक्वल टू होना है R0 माइनस RT। क्लियर है? तो K कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से इसी को आगे ले लेते हैं। यहाँ से अगर आप K कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखेंगे तो K इज इक्वल टू हो जाएगा R0 माइनस RT डिवाइडेड बाई K। कहानी आ गई समझ में? ये फॉर्मूला आ गया, सॉरी यहां पे आएगा T। ये तो फॉर्मूला हमारे पास है, ये फॉर्मूला किसका आ गया, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया K कैलकुलेट करने का। और इसको आप थोड़ा ढंग से देखोगे तो क्या है, ये शुरू की सांद्रता और T टाइम की सांद्रता, यानी ये क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन ही तो है। अब क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन हम निकालते थे डेल्टा R। वो कैसे निकालते थे, डेल्टा R निकालते थे बाद की सांद्रता में से पहले की घटाते थे। ये उल्टा है तो ये क्या लगा दूंगा मैं, माइनस डिवाइडेड बाई T। ये भी डेल्टा T है क्योंकि T टाइम और शुरू का था 0, तो T माइनस 0 इज इक्वल टू T। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, डेल्टा T। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा, इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा T। और ये जो होता है ये किसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कि इसमें K कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला होगा जो रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और K की यूनिट क्या आएगी, ऊपर सांद्रता की यूनिट और नीचे टाइम की यूनिट। तो K के लिए जो यूनिट है, जो जीरो ऑर्डर के लिए बात होती थी, K की यूनिट वही आएगी, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम की यूनिट। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ले लेंगे, टाइम सेकंड मिनट जो भी उसके अंदर आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आपने ये नोट कर लिया अच्छे से कि K जीरो ऑर्डर में कैलकुलेट करना कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है। यहाँ हम कुछ कर्व भी प्लॉट कर सकते हैं। पहला कर्व आपने प्लॉट किया था जो मैंने अभी बताया, रेट के बीच में और टाइम के बीच में आपने खींचा था। रेट और टाइम के बीच में आपने देखा शून्य बटे की क्रिया में एक बार जो शुरू में रेट आती है वो कांस्टेंट रहती है। रेट और टाइम किस तरीके से आने वाला है। अब रिएक्टेंट से क्या बन रहा था, प्रोडक्ट। आपको पता है रिएक्टेंट टाइम के साथ कम हो रहे थे लेकिन रेट चेंज नहीं हो रही थी, तो ये कर्व आ गए। अब रिएक्टेंट टाइम के साथ कम हो रही तो रिएक्टेंट भी टाइम में क्या करवाएगा वो देख लो। तो आप यहां से प्लॉट कर सकते हो। यहां से इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई कर देता हूं। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, RT को इस साइड में ले लेता हूं, KT को इस साइड में ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 माइनस क्या हो जाएगा, KT। Y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C। इक्वेशन बन गई। इसको मैं कौन सी एक्सिस पर ले लेता हूं, इसको मैं Y एक्सिस पर ले लेता हूं। अगर मैं इसको Y एक्सिस पर ले लेता हूं और इसको कौन सी एक्सिस पर ले लेता हूं, इसको मैं X एक्सिस पर ले लेता हूं। यही कहानी समझ में, इसको X एक्सिस पर ले लेंगे तो ये क्या जाएगी, इसके लिए ये स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, उसके अंदर K स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। और R0 क्या जाएगा, R0 उसका अंतःखंड इंटरसेप्ट आ जाएगा। समझ में आ गई कहानी, ये उसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो यहां से आप क्या कर्व प्लॉट कर सकते हो, उसको देखते जाना। यहां से आपका कर्व जो प्लॉट होगा वो ये होगा। इस साइड में मैंने RT ले लिया, किसी भी टाइम कंसंट्रेशन आप चेक करना चाहते हो, और इस साइड में मैंने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। तो आप देखोगे यहां पर नेगेटिव स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन आनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गई कहानी। ये जो इसका इंटरसेप्ट है ये किसको बताने वाला है, ये R0 को बताने वाला है। और इसकी जो स्लोप है वो स्लोप किसकी वैल्यू देगी, K। वो शून्य बटे डिग्री का रेट कांस्टेंट होगा। और आपको पता है रेट कांस्टेंट ही रेट भी है, रेट और रेट कांस्टेंट दोनों बिल्कुल सेम है इसमें जीरो ऑर्डर में। तो यही इसके लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कौन से विक्रियाओं के लिए विक्रिया की दर और दर नियतांक का मान एक समान होता है।
तब अभिक्रिया की दर और नियतांक का मान एक समान हो जाएगा 0 कोटि अभिक्रिया के लिए। ग्राफ आपने यहाँ प्लॉट कर दिया। अच्छा एक चीज और बताओ आप, जब अभिक्रिया होती रहेगी तो रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली कम होंगे तो क्या प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे? नहीं, क्या प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे? तो प्रोडक्ट के बीच में और टाइम के बीच में क्या कर्व आएगा वो भी हमें देख लेना चाहिए। प्रोडक्ट और टाइम के बीच में कर्व ये आने वाला है। इस साइड में मैं क्या ले लेता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस साइड में टाइम। ठीक है, आप देखिए रिएक्टेंट एक समान स्पीड से डिक्रीज हो रहा है। शुरू में जिस स्पीड से डिक्रीज हो रहा था लास्ट तक उसी स्पीड से डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई क्या कहानी? तो अगर रिएक्टेंट एक स्पीड से डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट भी एक ही स्पीड से बनेगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। प्रोडक्ट शुरू में था 0 तो 0 से ये लगातार इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आ गई क्या कहानी? तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में आप कर्व लेते हो, अगर यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में आप कर्व लेते हो तो ऐसी कंडीशन में इंटरसेप्ट 0 आएगा और एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाली है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो ढाल है, इसका जो स्लोप है वही k है और k है वही दर भी है, अभिक्रिया की दर भी है। तो प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, रिएक्टेंट और टाइम के बीच में और रेट और टाइम के बीच में तीनों प्रकार की कर्व आपको पता चल गए। तीनों में एक ही चीज देखी है, रेट एक बार आ गई वो की वो कांस्टेंट है। रिएक्टेंट एक जैसी स्पीड से कंटिन्यूअसली कम होते हैं और प्रोडक्ट एक जैसी स्पीड से कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते हैं। समझ में आइए कहानी? अब वापस हम आगे चलते हैं। शून्य कोटि अभिक्रियाओं में या किसी भी अभिक्रिया के लिए एक और नए शब्द से आपकी मुलाकात होने वाली है और वो जो नया शब्द है वो शब्द है अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ। अर्ध आयुकाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी हाफ से। सबसे पहले आप समझे अर्ध आयुकाल बीमारी क्या है, अर्ध आयुकाल कहते किसे, हाफ लाइफ होता क्या है। ये कोई भी रिएक्शन हमने स्टार्ट की, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, T = 0 पर, T क्या हो 0, उस पर आप जो भी कंसंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट की वो क्या मान लेते हैं हम, R0 मान लेते हैं। किसी भी अभिकारक की जो भी आपने प्रारंभ में सांद्रता ली है, इस प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में लगने वाला समय, ये जो आपने R0 लिया था ये नहीं, इसका आधा बचे यानी R0/2 बचे, इसमें जो टाइम लगने वाला है उस टाइम को ही टी हाफ कहा जाता है। तो आप परिभाषा लिख ले, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता को, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता को घटकर आधा होने में लगने वाला समय, क्या प्रारंभिक सांद्रता को घटकर आधा होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। डेफिनेशन पता चल गई? तो अब इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। टी हाफ के लिए इस इक्वेशन का क्या रूपांतरण होगा, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे लेता हूं मान लो यहां। तो अब हम यहाँ इक्वेशन 2 से देखेंगे क्या होगा। इक्वेशन 2 क्या थी? इक्वेशन 2 हमारे पास आ रही थी k = R0 - RT / 2। यहां पर मैं अर्ध आयुकाल पर जब हाफ लाइफ वहां आ जाएगी तो अर्ध आयुकाल पर हम क्या कंडीशन अप्लाई कर देंगे। अर्ध आयुकाल पर आप देखोगे RT, टी समय के बाद कितना बचेगा, प्रारंभिक आधा। अगर ऐसा बचता है तो टी को आप क्या लिख दें, टी हाफ लिख दें। सॉरी टी है यहाँ, ठीक है, फॉर्मूला यही था हमारा। तो टी की जगह ये पुट कर देते हैं और RT की जगह ये पुट कर देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, k = R0 - R0 / 2 / T हाफ। सोल्व करोगे k = R0/2 T हाफ बचेगा, जिसे और दोबारा हम ये भी लिख सकते हैं, T हाफ इस साइड में जाएगा तो k = R0/2k। कहानी समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिलेशन यहां से निकल करके आ गया है हमारे पास। अर्ध आयुकाल, चूंकि ये तो नियतांक है तो अर्ध आयुकाल किस पर डिपेंड कर रहा है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप शुरू में कितनी सांद्रता लेते हो उसके ऊपर अर्ध आयुकाल डिपेंड करेगा। आधा होने में कितना समय लगेगा वो इस पर निर्भर करेगा कि शुरू में आप कितना ले रहे हैं। जितना ज्यादा आप शुरू में लेंगे उसका अर्ध आयुकाल उतना ही ज्यादा होने वाला है। इस चीज को मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ आप देखें, टी हाफ का फॉर्मूला जरूर आप यहां से याद कर लें अच्छे से। टी हाफ = R0/2k होता है।
मान लो एक रिएक्शन है जिसमें ए किसमें कन्वर्ट होने वाला है बी, इसी रिएक्शन को सेम रिएक्शन को दूसरी जगह और करवा रहे हैं। पहली जगह उस रिएक्शन को करवा रहे हैं तो वहां हम इसके 50 मोल ले लेते हैं 1 लीटर में, और यहां करवाते समय इसके 10 मोल ही लेते हैं 1 लीटर में। कहानी यही समझ में। और ये समझ लो कि ये शून्य कोटि बलगतिकी का अनुसरण करती है। ये विक्रिया कौन सी कोटि की बलगतिकी का अनुसरण कर रही है? शून्य कोटि की। ये जो है ये फर्स्ट जो है वो कंडीशन में रिएक्शन है, ये सेकंड कंडीशन में रिएक्शन। दो अलग अलग कंडीशन में सेम रिएक्शन करवाने, रिएक्शन सेम है। कहानी ये समझ में। तो अब अगर ये जीरो ऑर्डर है तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, चाहे 50 ले लो चाहे 10 ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस रिएक्शन की रेट बिल्कुल सेम आएगी, जो ये आएगी वही यहाँ आने वाली है। मान लो यहाँ पर 1 मोल जो है वो 1 मिनट में प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसकी स्पीड ये है 1 मोल पर मिनट। तो इसकी स्पीड ये आने वाली है, सेम स्पीड आएगी, इसकी स्पीड आएगी 1 मोल पर मिनट। कहानी है इसमें अगर यहाँ 1 मिनट में 1 मोल ए बी बनाता है तो यहाँ भी 1 मिनट में 1 मोल ये बी बनाएगा। चाहे इसे आप शुरू में कितना ही ले लो, यहाँ 50 ले लिया 10 ले लिए, इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन का रेट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो शून्य कोटि के लिए हम क्या लिखेंगे? शून्य कोटि के लिए हम लिखेंगे कि जो दर है, रेट है, वो क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट, रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सांद्रता कितनी ले लो, रेट फिक्स आ गई वहां पे। अब ये पूरा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये रेट रहेगी, शुरू से लेकर एंड तक। जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये रेट रहेगी। अब बात करता हूँ अर्धयुगाल। अर्धयुगाल का मतलब है जितना शुरू में लिया उसका आधा बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 5 मोल पर लीटर। और इसमें इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम क्या कहेंगे? टी हाफ। तो बताइए कितना टाइम लगेगा? यहाँ 10 में से 5 बचाने, मतलब 5 को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। 1 को कन्वर्ट करने में 1 मिनट लग रही है, तो 5 को कन्वर्ट करने में कितनी मिनट लगेगी? 5 मिनट। तो इस रिएक्शन के लिए अर्धयुगाल क्या हो जाएगा? 5 मिनट हो जाएगा। लेकिन यहाँ 50 में से आधे बचने चाहिए, यानी कितने बचने चाहिए? 25 बचने चाहिए। और 25 बचने चाहिए तो कितने खत्म करने हैं आपको? 25। इसको खत्म करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या कह देंगे? टी हाफ। लगेगा नहीं समझ में? तो अब बताओ 1 मिनट में 1 मोल जाता है तो 25 को भेजने के लिए कितने मिनट लगेंगे? 25 मिनट लगेंगे। तो कहानी क्या क्लियर हुई हमारे पास? शून्य कोटि के लिए भिन्न भिन्न प्रारंभिक सांद्रता लिया आपने तो उनका अर्धयुगाल भी भिन्न भिन्न आ गया। अगर आप 10 लेते हो तो 5 मिनट, और 50 लेते हो तो 25 मिनट। मतलब आप इसका 5 गुना लेते हो, प्रारंभ में इसका 5 गुना लेते हो तो अर्धयुगाल भी कितने गुना आ जाता है? 5 गुना आ जाता है। मतलब क्या हो गया? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू उसकी पावर 1। तो शून्य कोटि का अर्धयुगाल प्रारंभिक सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, जबकि अब शून्य कोटि की दर प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करती है। ये शून्य कोटि के लिए पूरी कहानी क्लियर हो गई। तो यहां से आप के कैलकुलेट कर लीजिए। के क्या है? वो ये जो दर है। और फिर मैंने कहा था समाकलित समीकरण से हम क्या करेंगे? के कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर अवकलित समीकरण, अवकलित समीकरण क्या थी आपको पता हो तो? माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 0। और फिर आपको बताया था कि के कैलकुलेट करके जब आप यहां पुट कर दोगे तो हम क्या निकालते रहेंगे? हम निकालते रहेंगे हर उस क्षण की सांद्रता जिस क्षण का हमें आर पता हो। जैसे जैसे अभी गिरे स्टार्ट होकर के आगे कंटिन्यू चलती रहेगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता रहेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यू कम होती रहेगी, और रिएक्टेंट चेंज होता रहेगा तो फिर रेट भी क्या होती रहेगी? चेंज। तो रिएक्टेंट की कोई भी कंसंट्रेशन आपको दे दे तो उस टाइम की हम क्या बता देंगे? रेट। बट यहां तो कोटि है, ये कौन सी कोटि आ गई? शून्य आ गई है। तो और शून्य कोटि में तो ये पद जो होता है वो क्या हो जाता है? 1। इसका मतलब सांद्रता बदले ना, इस अभिक्रिया में सांद्रता बदले तो दर बदलने वाली नहीं है। एक बार आपने शुरू की दर बता दी, आपको ये कह दिया कि शून्य कोटि अभिक्रिया है उसमें 0.5 मोल पर लीटर के साथ अभिक्रिया चालू हुई है। बताइए जब ये घट करके 0.2 मोल पर लीटर जाएगा, अब इसकी रेट क्या होगी? तो जो शुरू में रेट थी ना वही अब रेट है।
क्योंकि शून्य कोटि में तो रेट बदलती नहीं है सांद्रता बदलने से, यानी उसकी जो तात्क्षणिक दर आती है वो हर क्षण की एक जैसी होती है। शुरू की तात्क्षणिक दर और लास्ट की तात्क्षणिक दर बिल्कुल सेम होती है और वो के की ही वैल्यू होती है। के और दर बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसमें आपकी कोई ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, बचनी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है शून्य कोटि। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन सी डिग्री शून्य कोटि हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए ज्यादातर डिग्री जो होती है मोस्ट ऑफ रिएक्शंस वो शून्य कोटि होती ही नहीं है, वो प्रथम कोटि द्वितीय कोटि उनमें चलती है। शून्य कोटि तो सिलेक्टेड ही है, बहुत कम है और वो भी स्पेशल केस में होती है। और उसका जो सबसे स्पेशल केस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे स्पेशल केस क्या है कि अगर कोई गैसीय अभिक्रिया करवा रहे हो, कौन सी अभिक्रिया करवा रहे हो, गैसीय अभिक्रिया, तो उस गैसीय अभिक्रिया को अगर आप उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा रहे हो, पहली बात ये उत्प्रेरक जो होगा वो ठोस होगा, किसी ठोस उत्प्रेरक की उपस्थिति में गैसीय अभिक्रिया करवा रहे हो, ये मान लो मैंने गैसीय अभिक्रिया करवा रही है तो क्लोज चैम्बर लेना पड़ेगा और उसके अंदर मैंने ये क्या ले लिया, यहाँ ले लिया ठोस उत्प्रेरक। तो इसमें अगर आप दाब कम रखते हो, अंदर गैस का दाब कम रखते हो तो उसकी सतह पूरी तरह से गैस से भरती नहीं है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, इसमें दाब बढ़ाओगे तो उसकी सतह पर ज्यादा अमोनिया, ज्यादा गैस जाएगी और ज्यादा गैस जाएगी तो और जल्दी अभिक्रिया होगी। सतह पर जितनी ज्यादा जाएंगे अभिक्रिया उतनी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि सतह पर जाने से अभिक्रिया होती है। अगर मैं गैस का प्रेशर और बढ़ा देता हूं तो उसकी सतह पर गैस के और मॉलिक्यूल चले जाएंगे, और मॉलिक्यूल चले जाएंगे तो और फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। ऐसे हम दाब बढ़ाते रहेंगे, सतह पर जो जगह थी वो कम होना प्रारंभ कर देगी, और ज्यादा हम जाना चालू कर देंगे और एक ऐसा दाब आएगा जिस दाब पर पूरी सतह ब्लॉक हो जाएगी, पूरी सतह ब्लॉक हो गई। अब अगर आप और दाब बढ़ाते हो तो सतह पर और नहीं बैठ सकते, और नहीं बैठ सकते तो रेट बढ़ नहीं सकती, क्योंकि अभिक्रिया आप दाब बढ़ाओगे तो और नई गैस आएगी तो यहाँ आएगी, और अभिक्रिया कब होती है जब वो यहाँ जाए, तो यहाँ की सतह तो पहले से पूरी भर गई, और पूरी भर गई तो अब नई जो गैस आ रही है वो सतह पर नहीं जा पा रही, वहां पर अब जगह ही नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप और कितनी गैस लाओ, ये जो स्पीड आ गई वो कांस्टेंट हो गई, क्योंकि अब सतह पर और जा नहीं सकती, और जा नहीं सकती तो स्पीड बढ़ नहीं सकती। तो यहाँ पर ये जो गैसीय अभिक्रिया करवा रहे हो, ये गैसीय अभिक्रिया कब करवाओ, जब यहाँ का दाब उच्च हो जाए। अगर उच्च दाब आपने कर लिया तो उच्च दाब पर कोई भी ठोस उत्प्रेरक होने वाली गैसीय अभिक्रिया वो हमेशा कौन सी कोटि को फॉलो करती है, शून्य कोटि को। ध्यान रखिए उच्च दाब पर ही, निम्न दाब हो तब तो इसमें जगह रहती है, और जगह रहती है तो और आ सकते हैं फिर, तो वहां रिस्क है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो अमोनिया है, इस अमोनिया को हमें विघटित करना है। अमोनिया टूटेगी तो क्या बनेगा आपको तो पता होगा, ये तो N2 और 3H2 बनेंगे। अगर मैं इसको टंगस्टन की सतह पर या प्लेटिनम की सतह पर हाई प्रेशर पर विघटित करवाता हूं तो फिर ये हमेशा शून्य कोटि बलगतिकी का पालन करने वाली है। HI का अगर मैं विघटन करवाऊं गोल्ड की सतह पर तो ये डिसोशिएट होकर के H2+I2 बनेगा, और हाई प्रेशर पर ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अगर मैं फास्फीन का विघटन करवाता हूँ, फास्फीन अगर डिसोशिएट होती है, ये फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन बनाने वाली है, तो इस फास्फीन को टंगस्टन की सतह पर ये प्लेटिनम की सतह पर विघटित करवाया जाता है, तो प्लेटिनम की सतह पर विघटित करवाने पर ये भी शून्य कोटि बलगतिकी का अनुसरण करती है। अगर मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहा हूँ और 2HCl की फॉर्मेशन वहां हो रही है, सनलाइट वहां पर प्रेजेंट है, सूर्य का प्रकाश वहां है, और H2 और Cl2 को किसके ऊपर, वाटर की सरफेस पर, जल की सतह पर अगर ये अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं तो ये कौन सी है, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शून्य कोटि अभिक्रियाओं के एग्जांपल दीजिए, या निम्न में से कौन सी एक शून्य कोटि अभिक्रिया नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमने समाकलित दर नियम सीखा। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम सीखने